तो क्या इंडियन इकोनॉमी को और बैंक्स की आवश्यकता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंक्स अवेलेबल हैं, जिन्हें हम डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के नाम से भी जानते हैं, टू बिग टू फेल, कि भैया इतने बड़े बैंक्स हैं, अगर ये फेल हो गए तो ओवरऑल जो बैंकिंग सिस्टम है वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो क्या हमें आवश्यकता है कि हमें और ऐसे बैंक्स चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। कि ग्रास रूट लेवल पर अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, यदि उसे इंश्योर करना है, जो बड़े टारगेट्स हमने सेट कर रखे हैं 2047 के विकसित भारत के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के, तो उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए डेफिनेटली हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम और मजबूत होना चाहिए और स्ट्रेंथन होना चाहिए, राइट। तो क्या कुछ ही पर्टिकुलर बैंक्स के ऊपर ये पूरा दारोमदार छोड़ देना चाहिए कि भैया यही 4-5 बैंक्स हैं, यही उस प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश में लेके आएंगे? जी नहीं, हमें और भी ऐसे मल्टीपल बैंक्स की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। बट वहीं एक और पर्सपेक्टिव भी सामने आता है, फाइनेंस मिनिस्टर जी का यहाँ पर कहना है, सीतारमन जी का, कि हमें एसबीआई और एसबीआई से भी बड़े 3 गुना बड़े बैंक्स की यहाँ पर आवश्यकता है, राइट। पर जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बेस से शुरुआत करनी पड़ेगी। नए बैंक्स को अगर यहाँ पर एंट्री दी जाएगी, नए बैंक्स उस प्रकार की नए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तभी जाके हम उस प्रकार के अपने बड़े टारगेट्स को भी पूरा कर पाएंगे। अब आप शायद एक मन में आपके सवाल आ सकता है कि क्या सिर्फ बैंक्स के माध्यम से ही उस प्रकार की ग्रोथ आ सकती है? जी नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक्स ही यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे, बट हाँ, बैंक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल भी है। यदि आपके घर के पास कोई ऐसे दुकानदार हैं, आप चाहते हैं कि भैया उस दुकानदार के पास और अच्छे प्रोडक्ट्स आएँ और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएँ, वो अपने ऑपरेशंस यहाँ पर एक्सपैंड करें, तो भैया कहीं ना कहीं उनको लोन तो लेना पड़ेगा बैंक से, राइट। अगर वही लोन की अवेलेबिलिटी की दिक्कत रहेगी तो उस केस में वो लोन नहीं ले पाएंगे और वो उसी दुकान में काम करते रहेंगे। तो डेफिनेटली बैंकिंग सिस्टम के द्वारा जो क्रेडिट जनरेट किया जाता है, उसके माध्यम से हम नए प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करते हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी या किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, राइट। हम जब भी कंपेयर करते हैं अपने देश को बाकी डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ, खासकर यूएस के साथ, तो हम देखते हैं कि भैया हमें और क्या क्या चीजें चाहिए। हमें उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहिए, हमें उस प्रकार का स्किल्ड यूथ यहाँ पर चाहिए, हमें उस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज करनी है, राइट। तो ये सारे टारगेट्स हम मन में सेट करते हैं। तो थोड़ा बैंकिंग सिस्टम को कंपेयर करें कि भैया देखें किस प्रकार का बैंकिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल है या किस प्रकार के नंबर ऑफ बैंक्स अवेलेबल है इंडिया एज वेल एज यूएस में। तो इंडिया के केस में वी हैव लेस देन 100 बैंक्स, राइट, जिसमें मैं आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, इन सभी को इंक्लूड कर रहा हूं। बट एट द सेम टाइम अगर हम यूएस के नंबर्स देखें तो उस केस में हमें देखने को मिलता है कि वहां पर भैया 10,000 बैंक्स अवेलेबल हैं, राइट। हर एक स्टेट में अलग अलग बैंक्स वहां पर काम कर रहे हैं ताकि लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो डिपॉजिट की हो, क्रेडिट की हो, इंश्योरेंस की हो, वो रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो अगर इस प्रकार का मॉडल वहां पर फॉलो किया गया है कि छोटे छोटे बैंक्स वहां पर काम कर रहे हैं, तो वो चीज इंडिया में भी तो की जा सकती है ना। क्यों हमें सिर्फ 3 से 4 बैंक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होना है? और ऐसा एक रिसेंट इंटरव्यू किया गया एक पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट का, तो उन्होंने वहां पर कहा ये चीज कि भैया हमारे देश में अगर ये 100 से कम बैंक्स की हम बात करें, 90, 95 ये नंबर यहां पर लाई करता है, तो आउट ऑफ दीज पर्टिकुलर बैंक्स जो 30 ऐसे बैंक्स हैं जो कि मोर देन 90% ऑफ द लोन यहां पर ऑफर करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जो बाकी बैंक्स यहां पर काम कर रहे हैं उनके पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस है। ये बड़े बैंक से यहां पर मार्केट को कैप्चर करके बैठे हैं। एंड जाहिर सी बात है, हम हमेशा कहते हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनीथिंग इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट जनरेट करके दे सकती है। तो डेफिनेटली हमें थोड़ी डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच की यहां पर आवश्यकता है ताकि हम इस प्रकार से अपने देश के बैंकिंग सिस्टम को और बेहतर बना सके और वो और बेहतर तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉम्प्लीमेंट कर सके, राइट। बट एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि ये जो पर्टिकुलर बैंक्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि हम किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया एसबीआई ढंग से काम नहीं कर रहा, एचडीएफसी ढंग से काम नहीं कर रहा। बट अगर हम करंट सिनेरियो को देखें और दुनिया भर में जिस प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है, उन सभी इकोनॉमीज में, उन सभी इकोनॉमीज के सिटीजन्स के लिए
और अपने देश को कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि हमारे देश के लोगों, कितने लोगों के पास यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस है, अवेलेबिलिटी है और अफोर्डेबिलिटी है। ट्रिपल ए पैरामीटर पे हम इस चीज को समझते हैं, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एज वेल एज अवेलेबिलिटी। तो इन टर्म्स ऑफ अगर वही भी देखा जाए तो मार्च 2024 का जो डेटा यहाँ पर कहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो कि आरबीआई द्वारा यहां पर निकाला जा रहा है कि ये राइज कर चुका है टू 64.2। तो क्या ये अभी भी सफिशिएंट है? जी नहीं। यहां पर 64.2 का मतलब क्या है कि जब तक 100 वैल्यू नहीं होगी तब तक हम कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं मानेंगे। मतलब जब ये वैल्यू 100 तक पहुंचेगी तब हम कहेंगे कि हमारे देश के हर एक नागरिक के पास फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस है, अवेलेबल है उनके लिए और वो अफोर्डेबल भी है उनके लिए, राइट। तो अभी एक बहुत बड़ी जंग यहां पर बाकी है, ठीक है। ट्रेंड में अगर हमें पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है, दैट डज नॉट मीन कि हम कोई हायर टारगेट के लिए अचीव नहीं कर सकते, उसको एम नहीं कर सकते। डेफिनेटली हमें करना चाहिए, राइट। अब इन बैंक्स की जो अवेलेबिलिटी है मोस्टली हम क्या देखते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सेंटर्स तक अवेलेबिलिटी है, राइट। रूरल एरियाज में अगर हम जाएं तो बहुत ही लिमिटेड बैंक्स, वहां पर सरकारी बैंक्स ही देखने को मिलते हैं। प्राइवेट बैंक्स तो पहले ही अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि भैया रूरल एरियाज में तो हमारे से ऑपरेशंस नहीं होंगे, राइट। बट चलो अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमें एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट मोर दैट नीड्स टू बी डन, ताकि उस प्रकार से हमें 100 फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में वैल्यूज देखने को मिले, राइट। कि यार अगर बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल रहेंगे एंड उस प्रकार से सभी बैंक्स द्वारा यदि लोन्स यहां पर जनरेट किए जाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो क्या वो इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट कर देगा? एक बेसिक सा डाउट आएगा ना मन में कि जितने ज्यादा बैंक्स है उतना ही ज्यादा क्रेडिट फ्लो देखने को मिल रहा है, उतनी ही ज्यादा मनी सप्लाई है एंड दैट विल लीड टू मच मोर इन्फ्लेशन, राइट। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की यहां पर आवश्यकता है कि इंडियन कंटेक्स्ट में जो हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, इट्स नॉट पर्टिकुलरली अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि भैया डिमांड में इंक्रीज आ रहा है उसकी वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। मोर और लेस जो इन्फ्लेशन हमें इंडिया में देखने को मिलती है, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन डिसरप्शन, कि सप्लाई अवेलेबल नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2023 के साल में जिस प्रकार का अनप्रेसिडेंटेड मॉनसून रेनफॉल देखने को मिली, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल लॉस बहुत देखने को मिला, फूड सप्लाई की शॉर्टेजेस देखने को मिली, जिसकी वजह से सरकार को एक्सपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी, राइट। सो इट वाज नॉट बिकॉज की डिमांड बहुत ज्यादा, इट वाज बिकॉज सप्लाई लिमिटेड है। जाहिर सी बात है हमें इस सप्लाई को बढ़ाने के ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट। अब यदि किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की हम बात करें और मान लेते हैं कि भैया वो दिन के 1000 यूनिट बनाते हैं, पर 1000 यूनिट इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा उन्हें यहां पर चाहिए। तो वो जो 1000 यूनिट यहां पर बनाए जा रहे हैं, हम डेफिनेटली चाहेंगे उसको बढ़ाया जा सके। अब यदि उस इंडस्ट्री को अपने ऑपरेशंस बढ़ाने हैं, वो क्या करेंगे? वो लोन लेने जाएंगे। बट ऑलरेडी सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, जो इन्फ्लेशन में इंक्रीज आया है, उसको काउंटर करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट रेट वहां पर बढ़ा देता है, राइट। अब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है यार, जो इस प्रकार का एक इंडस्ट्री का व्यक्ति है, जो वहां पर एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। और जितना ज्यादा उनके लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, उतना ही मुश्किल है कि वो अपनी सप्लाई यहां पर बढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइकिल यहां पर क्रिएट हो रही है कि हमें सप्लाई बढ़ानी है बट ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। तो उस केस में अगर बैंक्स की अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी, बैंक्स अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, खासकर इस सप्लाई चेन में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारा एमएसएमई सेक्टर, यदि उन्हें यहां पर अच्छे तरीके से लोन्स की अवेलेबिलिटी हो पाएगी और वो अच्छे से यहां पर काम कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव चेंज यहां पर देख सकते हैं हमारी सप्लाई चेन में, जिसके चलते हम डोमेस्टिक डिमांड तो पूरा करेंगे ही, बट एट द सेम टाइम वी विल बी एबल टू मेक श्योर कि हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी अपना इंक्रीज कर सकें। एंड एमएसएमईज की बात करें तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओवरऑल जीडीपी में अगर हम देखें, नेशनल इनकम में देखें तो 30% से ज्यादा की कंट्रीब्यूशन है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स मोर देन 40% की कंट्रीब्यूशन है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट टुवर्ड्स दीस पर्टिकुलर एमएसएमईज, तो यही एक स्टडी क्या कहती है कि मेयर 14% ऑफ इंडियन एमएसएमईज की एक्सेसिबिलिटी है कि वो यहां पर क्रेडिट अवेल कर पा रहे हैं। देखिए, इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम है वो ज्यादातर किस चीज पे काम करता है? सिक्योर्ड लेंडिंग पे काम करता है। सिक्योर्ड लेंडिंग का मतलब क्या है कि भैया वो कोलैटरल मांगेगा, कुछ मुझे गिरवी दो तभी मैं तुम्हें लोन यहां पर प्रोवाइड करूंगा, राइट। एंड यही ट्रेंड हमें देखने को मिला कि इस तरीके की जो
रिस्क एवर्जन कम हो चुकी है जो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर की। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये डेटा यहां पर कह रहा है कि पिछले कुछ सालों से हम देखें तो रिस्क एवर्जन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का तो बहुत कम हो चुका है। तो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, अगर कोलैटरल मिल रहा है तब लोन यहां पर दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फिर भी यहां पर थोड़ा रिस्क ले पा रहे हैं, बट अगेन उनका भी रिस्क एवर्जन यहां पर कम हो रहा है। हाँ, इसमें मैं एक बिल्कुल पॉइंट यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा और इसको एक्सेप्ट भी करूंगा कि 2015 से लेकर 2018 के बीच में जिस प्रकार के एनपीएस का नंबर सामने आना देखने को मिला, तो उस वजह से ये रिस्क एवर्जन आनी आवश्यक है, आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम अब हमें उस प्रकार की आवश्यकता है कि हम अपना रिस्क एवर्जन को थोड़ा बढ़ाएं, बैंक्स थोड़ा ज्यादा रिस्क लें, सिक्योर्ड लेंडिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर हम माइक्रो एंटरप्राइज की बात करते हैं, एक बहुत ही छोटे स्केल पे जो काम किया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो जाहिर सी बात है यार, उनके पास तो इतना बड़ा कोई एसेट अवेलेबल नहीं है जिसको वो गिरवी रख सके। उन्हें तो कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड लेंडिंग की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि सरकार ने तो स्कीम निकाली है, क्रेडिट गारंटी की स्कीम वहां पर निकाली है, बट भैया बहुत ही कम एमएसएमईज हैं जो कि उन स्कीम्स को अवेल कर पाते हैं। उन स्कीम्स को अवेल करने के लिए, वैसा लोन लेने के लिए आपको इंटरेस्ट के साथ एक एक्स्ट्रा फीस भी वहां पर पे करनी पड़ती है, ताकि सरकार आपके बिहार पे क्रेडिट गारंटी वहां पर ले सके। एंड बहुत ही लिमिटेड एमएसएमईज हैं जो कि ऐसी स्कीम्स को अवेल कर पाते हैं। तो डेफिनेटली वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ बैंक्स जो कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग में थोड़ा अपना फ्रंट फुट रखें, खासकर ऐसे एमएसएमईज को, ऐसे बिजनेस ऑपरेशंस को जो कि प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करें, जो कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे, राइट। एंड यही रिस्क एवर्जन को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं कि और क्या कारण है यहाँ पर जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि और बैंक्स यहाँ पर आए। कि देखिए, अगर हम रिसेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है भैया दिसंबर 2024 की, यहाँ पर डिपॉजिट ग्रोथ की बात हो रही है कि लोग जो अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स वी हैव विटनेसेस अ पर्टिकुलर स्लो डाउन। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी यहाँ पर स्लो डाउन है, राइट। तो आपके फॉरेन बैंक्स है उनमें भी स्लो डाउन है। एंड सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात करें, सभी में यहां पर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है कि लोग अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? कारण ये बड़ा सिंपल सा है। देखिए, पेंडेमिक के समय पे हमने इंस्टाग्राम पे देखा था, बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स थे जो कि इंस्टाग्राम पर आए, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया कि म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक्स के एफडी में आपको 6-7% मिलेगा, आप इन्फ्लेशन को भी उससे बीट नहीं कर पाएंगे, आपको उससे ज़्यादा रिटर्न्स की यहाँ पर आवश्यकता है, राइट। तो उसी पर्सपेक्टिव से हमने देखा कि भैया जो लोगों की टेंडेंसी है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन सर्टेन इक्विटीज या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, वो बढ़ती हुई देखने को मिली कि उनको लग रहा है कि भैया अपना पैसा बैंक में रखने के बजाय क्यों ना हम कहीं इन्वेस्ट कर लें, राइट। अब यदि ऐसी डिपॉजिट ग्रोथ हमें कम देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट किस चीज के ऊपर पड़ेगा? क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर भी पड़ेगा। तो सिमिलर ट्रेंड हमें यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है, राइट, कि क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ी सी समस्या ये स्लो डाउन हमें यहां पर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें डिपॉजिट ग्रोथ यहां पर बढ़ानी है तो उस केस में भैया बैंक्स की अवेलेबिलिटी ऐसे रीजन्स में होनी आवश्यक है जो कि अभी तक अंडर सर्व्ड है, जहां पर लोगों को पता ही नहीं है कि भैया पैसे कैसे डिपॉजिट करवाते हैं, या वहां पर वैसी फाइनेंशियल सर्विसेज की ही अवेलेबिलिटी नहीं है। सो डेफिनेटली हमें इस पर्टिकुलर चैलेंज को भी टैकल करने के लिए हमें उस प्रकार का अपना बैंकिंग सिस्टम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ बैंक्स की जो अवेलेबिलिटी है हमारे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में उसे यहां पर इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट। तो आई होप ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके मन में जरूर अच्छे तरीके से रजिस्टर हो गया हो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप खुद सोचिए, अगर क्रेडिट ग्रोथ ना हो पाए या क्रेडिट ग्रोथ चलो बढ़ भी जाए, डिपॉजिट ग्रोथ कम रहे और क्रेडिट ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाए कि बैंक्स यहां पर अनसिक्योर्ड लेंडिंग शुरू कर दें, तो उस केस में भैया लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकते हैं कि बैंक के पास पैसा कम आ रहा है, डिपॉजिट में कम आ रहा है बट क्रेडिट में ज्यादा जा रहा है। तो अगेन वो भी एक कंसर्न है। तो इसका जो सोल्यूशन निकलता है वो क्या है कि बैंक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, डिपॉजिट्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो इस केस में बैंक्स के पास दो ऑप्शन है, या तो हाई वैल्यू के डिपॉजिट्स लेके आए कि बिजनेसेस को बोलें कि अपना पैसा हमारे पास डिपॉजिट करें, जो कि होना बहुत मुश्किल है, या फिर जो लो वैल्यू की हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस, हाई वॉल्यूम डिपॉजिट्स लेके आए ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो सके एंड बैंक्स के पास पैसा भी अवेलेबल रहे और उस प्रकार की क्रेडिट ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सके, राइट।
अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो रही बात चलो आपके एमएसएमईज की सप्लाई चेन को और बेहतर करने की एंड ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को भी कंट्रोल करने की, किस तरीके से बैंक्स एक पॉजिटिव रोल यहां पर निभा सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट विच इज वेरी क्रूशियल फॉर आवर नेशन, क्योंकि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप अभी हम करंटली देख रहे हैं, हमें और ज्यादा यहां पर मेहनत करने की आवश्यकता है, और ज्यादा यहां पर एसेट्स क्रिएट करने की आवश्यकता है, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात करें तो भैया हम सभी को पता है कि सरकार द्वारा ही यहां पर मोस्टली पैसा डाला जाता है, सरकार ही यहां पर एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग है कि सरकार से पैसा यहां पर आएगा। बट वहीं एक सक्सेसफुल एग्जांपल देखने को मिला है कोचिंग में, राइट। इन्फो पार्क वहां पर क्रिएट किया गया, फेडरल बैंक ने वहां पर लोन प्रोवाइड किया। तो डेफिनेटली बैंक्स भी इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कर सकते हैं। अब यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रिस्की नहीं है, बिल्कुल रिस्की रहता है। डेवलपर के इंटेंशंस, डेवलपर के ऑपरेशंस उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि जो इस प्रकार का बैंक का पैसा लगाया जा रहा है वहाँ पर, जो कि डिपॉजिटर्स का पैसा इन द एंड, कि किस प्रकार की रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके देगा। इसी कारणवश हमारे देश में एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन किया गया NABFID के नाम से, राइट। अब NABFID के पास भी बहुत लिमिटेड मैंडेट है, कितना वो पैसा वहाँ पर खर्च कर सकते हैं, लिमिटेड कैपिटल वहाँ पर अवेलेबल है। तो 2024 में सरकार ने उनको एडवाइस भी किया, बैंक्स को कहा कि जिनके पास सरप्लस कैपिटल अवेलेबल है, जिनके पास सरप्लस कैपिटल अवेलेबल है, वो अपना कैपिटल NABFID में इन्फ्यूज करें, ताकि ये पर्टिकुलर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आगे जाके लोन्स ग्रांट कर सके, पैसा ग्रांट कर सके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि हमारे देश के लिए क्रूशियल है, राइट। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को और बेहतर करने के लिए वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ बैंक्स जो कि इस प्रकार से स्टेप फॉरवर्ड यहां पर कर सकें। तो क्या ये जो नंबर ऑफ बैंक्स की मात्रा है, या जो हम देख रहे हैं कि 100 से भी कम है, तो इसका क्या टाइमलाइन क्या देखने को मिला? तो देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब हमारे देश में आए तो उसका डेफिनेटली RBI द्वारा मेजर स्टेप्स यहाँ पर लिए गए एंड उस प्रकार से प्राइवेट बैंक्स के लिए भी दरवाजे खोले गए कि आइए आप हमारे देश में काम कीजिए। उससे पहले हमने देखा कि हमारे देश में नेशनलाइजेशन की गई थी इंडियन बैंक्स की, 2 राउंड वहाँ पर कंडक्ट किए गए थे, राइट। तो 1991 में जब रिफॉर्म्स आए, उसके बाद यहाँ पर 93 में कुछ नए बैंक्स को यहाँ पर लाइसेंस दिया गया, मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिले, कुछ बैंक फेल हो गए, कुछ यहाँ पर सक्सीड हो गए। 2002 में जाके फिर यहाँ पर 2 नए बैंक्स को यहाँ पर लाइसेंस दिया गया। बहुत समय लगा, बिकॉज यहाँ जो लाइसेंस दिए गए थे जिन बैंक्स को, कुछ फेल हो गए, जिसकी वजह से एक लंबा पॉज यहाँ पर RBI द्वारा लिया गया। फिर बहुत समय बाद यहाँ पर लाइसेंस ग्रांट किए गए। फिर 2002 में लोकल एरिया बैंक्स की इंट्रोडक्शन की गई, कुछ आपके लोकल एरिया बैंक्स लैब्स जिन्हें हम कहते हैं उनका वहाँ पर क्रिएशन किया गया। उसमें भी हमें मिक्स रिजल्ट देखने को मिला कि अब तब तो लेस देन 10 ही यहाँ पर ऑपरेबल है, राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए। 2013 में फिर यहाँ पर RBI द्वारा नया राउंड ऑफ एप्लीकेशन खोला गया, राइट। तो कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशंस खोली जाती हैं RBI द्वारा, जो पहले खोली गई, राइट, उसमें बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स को ही लाइसेंस वहाँ पर ग्रांट किया गया कि उस प्रकार का स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी मेजर यहाँ पर रखा गया, राइट। उसके बाद ऑन टैप लाइसेंसिंग फैसिलिटी रखी गई कि अब ऐसा नहीं है कि RBI कोई एप्लीकेशन निकालेगा फिर आपको अपना सबमिट करना है, नहीं। अब ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप इजीली जो भी चाहता है अपना बैंक खोलना, अगर वो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को पूरा करता है तो भैया डायरेक्टली जाके RBI को एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। बट अभी भी जो नंबर ऑफ बैंक्स हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं वो लिमिटेड है, राइट। अभी भी हमें उस प्रकार का फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो 100 का मार्क है उसको अचीव करना है, जिसमें समय लग सकता है। तो क्यों ना नए बैंक्स यहाँ पर लाए जा सकें ताकि इस टारगेट को पूरा किया जा सके। एंड अगर स्मॉल बैंक्स आपके ऐसे रीजनल लेवल पर अवेलेबल रहेंगे जो कि उस प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वहाँ के MSMEs को, वहाँ के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, तो डेफिनेटली हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो रीजन लेवल पर पैरिटी देखने को मिलती है, रीजनल पैरिटी देखने को मिलती है कि कुछ रीजन्स बहुत डेवलप हो जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, उसमें भी हमें थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन होती हुई देखने को मिलेगी कि भैया हर एक रीजन प्रॉपर तरीके से वहाँ पर ग्रो कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है कि आने वाले समय के लिए जो हमारे टारगेट्स हैं उनको पूरा करने में भी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है प्रोडक्टिव एसेट्स की, एंड प्रोडक्टिव एसेट्स की क्रिएशन में बैंकिंग क्रेडिट की बहुत इंपॉर्टेंस देखने को रही है, राइट। चलिए, तो ये इतने नंबर ऑफ बैंक्स हमें देखने को मिले, तो हम चाहते हैं कि इतने ज़्यादा बैंक्स हो जाएं ताकि हमारी स्क्रीन में भी वो फिट ना आ पाए, राइट। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। आप सभी के लिए एक होमवर्क रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर मेंशन कीजिएगा कि पेमेंट बैंक्स का क्रिएशन यहाँ पर किया गया था, 2016 का ही सवाल है, राइट। तो उसके चलते 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। पहले में कह रहे हैं कि भैया मोबाइल टेलीफोन कंपनीज और जो सुपरमार्केट चेन्स हैं दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रेजिडेंट्स, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं कि भैया
प्रमोटर्स बन सकते हैं पेमेंट बैंक्स के। सेकंड में कह रहे हैं कि भैया क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों इशू कर सकते हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज़। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, उसी की बेसिस पर 4 कोड्स आपको यहाँ पर दिए गए। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और जाते जाते जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है हमारे आज के सेशन का कि क्या आउटलुक होना चाहिए। देखिए इंडिया में करेंटली जिस प्रकार का डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वी हैव अ वेरी गुड नंबर ऑफ यंग पीपल जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो उनको उस प्रकार का इनोवेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, बेहतर R&D करनी पड़ेगी एंड बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से हम अपनी इकोनॉमी के जो 2047 के टारगेट्स हैं उन्हें भी यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट, तो आई होप कुछ ना कुछ आज वैल्यू एडिशन हुआ हो आप सभी के लिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।